नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे सब समय घटना चक्र द्वारा जो वीकली करंट अफेयर बनाई जाती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि परीक्षा में जो है करंट अफेयर का महत्वपूर्ण भूमिका होता है और करंट अफेयर के साथ जो स्टैटिक होती है वो भी पूछी जाती है। तो करंट अफेयर के साथ स्टैटिक की भी चर्चा कर लेंगे। आइए बात करते हैं। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो राष्ट्रीय घटनाओं में पहला पॉइंट ये दिया है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ये जो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परसंघ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा किया गया। अब इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था टकराव से बचने सतत विकास के लिए विचारशील संचार। इसका मुख्य विषय था। अब इसमें सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन था, तो अतिथि भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए अतिथि के बारे में जान लेते हैं। तो इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि जो थे बाईचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं जो है इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो नई दिल्ली में, इसमें इसका आयोजन किया गया। आगे बात करते हैं इस कार्यक्रम में कितने देशों के मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये जो है कितने देशों ने भाग लिया है, तो ये जो है 18 देशों ने भाग लिया। कितने ले लिया है, तो 18 देशों ने भाग लिया है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, तो सी गुरुमूर्ति हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेटजी में पूछा जा सकता है कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और कितने देश, देखिए कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा आयोजित किया गया, या पूछा जाता है कि कौन कौन शामिल था, या पूछा जाता है उस सम्मेलन का विषय क्या था, मतलब थीम क्या था। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं कितने राज्यों में पाम ऑयल पौधारोपण अभियान चलाया गया। तो ये कितने राज्यों में चलाया गया, तो 15 राज्यों में चलाया गया। तो 15 राज्यों में चलाया गया है। इन राज्यों में 12,000 हेक्टेयर में कितने पाम ऑयल के पौधे रोपे होंगे, तो ये जो है 17 लाख से अधिक जो है पौधे लगाए जाएंगे। आगे बात करते हैं आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत निम्न आय वाले परिवारों के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा किसने की। तो ये जो भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन ने की है। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन ने की है। आगे बात करते हैं छात्रवृत्ति किन वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो ये जो 6 से लगा के और स्नातकोत्तर तक दी जाएगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं छात्रवृत्ति के तौर पर कितने रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये जो है 15,000 से लेकर और 20 लाख तक दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। आगे बात करते हैं बम्बई समाचार 200 नॉट आउट नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन किसने किया। तो ये जो है अमित शाह जी ने किया। ये क्या है, तो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री हैं। आगे बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में किस समाचार पत्र की 200 वर्षों की यात्रा को दर्शाया गया। तो बम्बई समाचार किसको दर्शाया गया, तो बम्बई समाचार को दर्शाया गया। आगे बात करते हैं, आगे इसी के पॉइंट में बात करें बम्बई समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। तो ये जो किस भाषा में, तो गुजराती भाषा में प्रकाशित होता है। तो भाषा भी पूछी जा सकती है। देखिए स्टैटिक भी साथ में है और करंट भी साथ में है, क्योंकि करंट भी जो है स्टैटिक और करंट सा पोर्शन जो है मिक्स होता है। देखिए जब भी कोई सम्मेलन होता है तो उससे रिलेटेड जो स्टैटिक होती है वो भी पूछी जाती है। आगे बात करते हैं एशिया का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। तो ये जो समाचार पत्र जो है वो बम्बई समाचार पत्र कब से प्रकाशित होता है, तो 1822 से प्रकाशित होता है। कब से प्रकाशित होता है, तो 1822 से प्रकाशित होता है। आगे बात करते हैं लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के कितने किलोमीटर के दायरे में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई। तो 80 किलोमीटर। आगे बात करते हैं पूर्वांचल के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शीर्ष स्थान पर कौन। तो शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वाराणसी है। वाराणसी है शीर्ष स्थान पे। दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे वाराणसी के बाद दूसरे स्थान पे जो है वो कौन है, तो विंध्याचल मिर्जापुर में पड़ता है। विंध्याचल है मिर्जापुर का। और तीसरे स्थान पे कौन है, तो अष्टभुजा। तो अष्टभुजा जो है मिर्जापुर का ही है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा शीर्ष पे जो रहा है वाराणसी, दूसरे स्थान पे विंध्याचल जो मिर्जापुर का है, और तीसरे स्थान पे अष्टभुजा जो है मिर्जापुर का। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो किस जिले में किया है, तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो गोरखपुर में किया है।
आगे बात करते हैं गोरखपुर सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला और राज्य का कौन सा सैनिक स्कूल है? तो राज्य का अगर बात करें तो 5वां सैनिक स्कूल है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला है। कहाँ बनाया गया? तो ये जो है गोरखपुर में बनाया गया। किसने उद्घाटन किया? तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं झांसी अमेठी मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूलों का संचालन कौन करता है? तो ये जो करता है वो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार। अब रक्षा मंत्रालय के मंत्री अगर पूछ रहे हैं तो राजनाथ सिंह जी हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जबकि लखनऊ गोरखपुर के सैनिक स्कूलों का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए 5 जो बनाए गए उसमें जो झांसी में, अमेठी में और मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है वो भारत सरकार द्वारा संचालन किया जाता है और लखनऊ गोरखपुर में जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 कहाँ प्रदान किया गया? तो ये जो कहाँ प्रदान किया गया? तो जयपुर राजस्थान में प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं शहरों को जनसंख्या के आधार पर कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया। कितनी श्रेणियों में? तो 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष शहर कौन से? तो ये इसमें शीर्ष रहा है सूरत रहा है जो गुजरात का है, जबलपुर मध्य प्रदेश का, आगरा उत्तर प्रदेश का है। तो ये शहर जो है शीर्ष रहे हैं। फिर बात करते हैं 3 से 10 लाख के बीच जो जनसंख्या वाले हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है? तो फिरोजाबाद का, अमरावती, झांसी का रहा है। तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे इसी में बात करें तो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है? तो रायबरेली। किसका रहा है? तो रायबरेली का रहा है। रायबरेली के बाद नलगोंडा का रहा है, नालागढ़ का रहा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया है? तो गोरखपुर वन प्रभाग में किया है। अब ये कहाँ है? तो ये जो है महाराजगंज में है। आगे बात करते हैं ये एशियन किंग गिद्ध लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का कौन सा संरक्षण प्रजनन केंद्र है? तो पहला है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे किस सूची में शामिल किया? तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने डीजी यात्रा सुविधा को कितने हवाई अड्डों तक विस्तारित किया? तो ये जो है 9 हवाई अड्डों तक विस्तारित किया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया गया? तो ये जो है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उद्घाटन किया गया। आगे बात करते हैं डीजी यात्रा सरकार द्वारा किन के माध्यम से यात्रियों को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल पहल है? तो ये जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के तहत किन क्षेत्रों में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त किया? तो ये जो है 2 व्यवसाय केंद्रित और 1 नागरिक केंद्रित। 2 व्यवसाय केंद्रित और 1 नागरिक केंद्रित। ये दर्जा किन प्रयासों का परिणाम है? तो औद्योगिक बाधाओं को कम करना इसका प्रयास है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथिक के लिए फार्माकोपिया आयोग ने किससे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र हासिल कर लिया? तो ये जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। आगे बात करते हैं यह प्रमाण पत्र किसके लिए एक नया मानक स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है? तो वैश्विक मान्यता बढ़ाने भारतीय चिकित्सा होम्योपैथिक को उत्कृष्टता, याद रखिएगा। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं असम सरकार ने किस समिति की 67 सिफारिशों में से 57 को लागू करने का फैसला किया? तो न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति सेवानिवृत्त हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में किस समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए ये समिति बनाई गई थी? तो असम समझौता। असम समझौता क्या? तो असम समझौता। आगे बात करते हैं 15 अगस्त 1985 को असम समझौता किनके मध्य हुआ था? तो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के मध्य हुआ था। तो किनके मध्य हुआ? ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और कब समझौता होता है? तो 15 अगस्त 1985 में होता है। आगे बात करते हैं असम समझौते
का कौन सा खंड असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान, विरासत की रक्षा, संरक्षण से संबंधित है? तो खंड 6 कौन सा है? तो खंड 6 है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारत की किस फैशन पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ किया? तो BGO-NXT इस पहल का शुरुआत किया है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे कहां से लॉन्च किया? तो नई दिल्ली से लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया? तो नई दिल्ली से लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं, BGO-NXT वेब पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ये जो है संस्थान नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सूरत कहाँ है? तो सूरत जो है गुजरात का शहर है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जल संचय जन भागीदारी पहल किससे संबंधित है? तो वर्षा जल संचयन। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बबीता चौहान जो आगरा की हैं, इनको नियुक्त किया गया। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। बबीता चौहान जो आगरा की रहने वाली, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, किन लोगों को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो किसको किसको बनाया गया? तो अपर्णा यादव, चारू चौधरी को बनाया गया। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने वाला पहला न्यायालय कौन बना? तो सारण जिला सत्र न्यायालय। आगे बात करते हैं, कितने दिनों के अंदर आरोपियों को सजा दी गई? तो 50 दिनों के अंदर। आगे बात करते हैं, किसने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो किसने लॉन्च की? तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने प्रारंभ की है। और इस पॉलिसी को नाम क्या दिया गया है? तो स्पेशल केयर गोल्ड नाम दिया गया है। और किसके लिए? तो दृष्टिबाधित मतलब ब्लाइंडनेस के लिए जो है पॉलिसी, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, किस राज्य के पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो किस राज्य ने की? तो ये जो है राजस्थान ने की है। राजस्थान ने ये कहा है कि जो पुलिस बल है उसमें महिलाओं को जो है 33% जो है उसको आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को, याद रखिएगा। किस राज्य में वृंदावन ग्राम योजना का अनावरण किया गया? तो ये जो है कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो चयनित ग्राम पंचायतों में दुग्ध उत्पादन, उद्यानिकी और औषधीय खेती को बढ़ावा, तो इसके उद्देश्य से शुरू की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया, मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में क्या स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई? तो स्वीकृति दी गई गीता भवन। तो मध्य प्रदेश में गीता भवन स्थापित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? तो केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी प्रदान की गई। अभी हाल ही में यूपीएस जो पेंशन है उसका मुद्दा चला था, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। पेंशन से जो मुद्दे होते हैं वो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली से क्या संभव होगा? तो ये जो है भारत में कहीं पेंशन। आगे बात करते हैं, इस प्रणाली को कब से लागू किया जाएगा? तो ये जो है 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। और जो यूपीएस पेंशन है वो उसको जो है अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो किस जिले को? तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है इसको जो है सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है मुंबई में किया गया है। कब से कब तक? तो 3 से 4 सितंबर 2024 के बीच किया गया है। आगे बात करते हैं, इस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से किस पहल को सम्मानित किया गया? तो लेब मित्र को सम्मानित किया गया। किस पहल को? तो लेब मित्र को सम्मानित किया गया है। और मित्र वन जो अभियान है वो चलाया गया है। नेपाल और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उस पर जो है पेड़ लगाने के लिए मित्र वन की शुरुआत की गई है अभियान की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, लेब मित्र पहल कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी।
आगे बात करते हैं ये पुरस्कार किन सुधारकों हेतु दिया गया, तो प्रशासनिक सुधारकों ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल के लिए ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस एक्सप्रेसवे समांतर एक एक्सप्रेसवे बनाने की सहमति दी, तो ये जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं इस एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी किलोमीटर होगी, तो ये जो है 30 से 32 किलोमीटर की होगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई, तो ये जो मंजूरी प्रदान की वो 23वें विधि आयोग की मंजूरी प्रदान की गई है। और जो 22वां विधि आयोग था, जो 22वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। हालांकि ये अधिसूचना जारी होती 2 सितंबर को, लेकिन इसका कार्यकाल जो 23वें विधि आयोग का कार्यकाल जो प्रारंभ होता है वो 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ होता है। और कब तक चलेगा, तो 31 अगस्त 2027 तक चलेगा, 2027 तक चलेगा, याद रखिएगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है और चार जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। आगे बात करते हैं त्रिपुरा के किन 2 अलगाववादी विद्रोह समूह ने अपने हथियार डाले, तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। एक समिट होती है कौन सी, तो त्रिपक्षीय शांति समझौता होता है। तो इसमें जो है किसके बीच होता है, तो केंद्र सरकार और त्रिपुरा के बीच और 2 जो संगठन है वो उसके बीच समझौता होता है, याद रखिएगा। और ये समझौता जो है किसके द्वारा संपन्न होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा समझौता जो है संपन्न होता है। और त्रिपुरा राज्य के लिए जो है लगभग 250 करोड़ की जो है परियोजनाएं इस समझौते में दी गई हैं त्रिपुरा के लिए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पंजाब विधानसभा ने राज्य में अवैध कॉलोनियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया, तो कौन सा विधेयक पास किया है, तो पंजाब अपार्टमेंट संपत्ति विनियमन संशोधन विधेयक 2024। आम आदमी को राहत देने वाले इस संशोधन का जो है उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये जनता की अपने भूखंडों की रजिस्ट्री कराने में आ रही समस्याओं को दूर करना इसका मेन उद्देश्य है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो ये जो है कहाँ किया, तो उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र में किया है। आगे बात करते हैं उदगीर में बुद्ध विहार किस राज्य के बुद्ध विहार की प्रतिकृति है, तो ये जो है कलबुर्गी कर्नाटक की है, इसकी प्रतिकृति है। आगे बात करते हैं उदगीर में बुद्ध विहार का मुख्य प्रवेश द्वार किससे प्रेरित है, तो ये सांची स्तूप से प्रेरित है जो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस नंगा जातीय समूह ने गूगल मैप पर नागालैंड असम के मध्य गलत सीमा रेखा का मुद्दा उठाया, कोन्याक ने उठाया। कोन्याक नंगाओं की उपस्थिति और किन राज्यों में, तो ये जो है किन राज्यों में पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दिल्ली हाल्ट में 14 दिवसीय कौन सी प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, तो ये जो छाप का शुभारंभ हुआ वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से एक किन के द्वारा आयोजित किया गया, तो ये जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं एग्री शेयर फंड का शुभारंभ किया गया, तो ये किसने किया, तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कृषि ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसमें कितनी राशि का मिश्रित पूंजी कोष है, तो इसमें जो है 750 करोड़ है, 750 करोड़ है। और 750 करोड़ जो है डिवाइड किया गया भारत सरकार का और नाबार्ड जो बैंक है तो उसमें जो है 250 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। और इसमें जो है बाकी जो 250 करोड़ बचा है तो 250 करोड़ जो है वो किसके द्वारा, तो बैंकों, बीमा कंपनियों, निजी निवेशकों से किया जाएगा। मतलब 250 करोड़ जो है नाबार्ड बैंक देगी और जो है भारत सरकार देगी। और जो भी 250 बचा है वो कौन देगा, तो बैंक और बीमा जो कंपनियां वो देंगी, याद रखिएगा। कि
आगे बात करते हैं किस राज्य की विधानसभा ने विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। किसने की? तो हिमाचल प्रदेश ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो अपराधिकता महिला बाल विधेयक 2024, मतलब पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन है, याद रखिएगा। यह विधेयक किन प्रावधानों में संशोधन करता है? तो बलात्कार यौन अपराधों से संबंधित है। हाल ही में अभी एक कांड हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसीलिए जो है विधेयक पास किया गया। पंजाब हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए किसने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। किसने किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा में रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज है उसका नया अनावरण किया गया था अगस्त 2024 में। अभी हाल ही में जो है कानून की देवी की प्रतिमा भी चेंज की गई है, और जो है 51 नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो 11 नवंबर 2024 को शपथ लेंगे। और जो कानून की देवी है उसकी प्रतिमा में जो आंखों की पट्टी थी उसको हटा दिया गया है, और जो जिसमें तलवार थी हाथ में, तलवार की जगह में भारतीय संविधान की बुक दी गई है। तो ये परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने हाल ही में अभी वीडियो अपलोड की है चैनल पे, उस पर मैंने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया है, भारतीय संविधान में उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो ये सभी बातें जो है हमने उस वीडियो में बात की है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो नवाब सिंह जो पूर्व न्यायाधीश हैं इनकी अध्यक्षता में जो है गठन किया गया है। आगे बात करते हैं किसानों की मांगे क्या? तो किसानों की मांगे क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी। आगे बात करते हैं किस राज्य में असम राइफलों की इकाइयों के अधिकारियों कर्मियों को राज्यपाल पदक प्रदान किए गए? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने मत्स्य की क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितनी परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ये जो है 218 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आगे बात करते हैं इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी? तो ये जो है 1560 करोड़ रुपए है लागत। कितनी लागत है? तो 1560 करोड़ रुपए है। आगे बात करते हैं दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश कौन? तो ये जो है दुनिया में दूसरा जो है वो कौन है? भारत है दूसरे नंबर पे। आगे बात करते हैं बेमान की गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 71वां। कौन सा? तो 71वां दिवस मनाया है। आगे बात करते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन? तो संजीव कुमार जी थे। कौन थे? तो संजीव कुमार जी थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में आदमखोर भेड़ियों के हमले के बाद करीब 35 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया? तो बहराइच के जो गांव है, बहराइच जिला है, उसके गांव है 35, याद रखिएगा। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन अधिकारियों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में कितने अरब डॉलर की निवेश करेगी? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है 4 अरब डॉलर का निवेश करेगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ये निवेश कितने शहरों में किया जाएगा? तो जो है 5 शहरों में किया जाएगा। कौन कौन से? तो नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये 5 जिलों में किया जाएगा उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। नोएडा को किसका केंद्र बनाया जाएगा? तो IT और ITES का जो है केंद्र बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं लखनऊ किसका केंद्र बनेगा? तो जो है AI मशीन लर्निंग का केंद्र बनेगा। कानपुर किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करेगा? तो ड्रोन और रोबोटिक्स। वाराणसी प्रयागराज किसका केंद्र होगा? तो ये जो केंद्र होगा वो किसका होगा? तो इंजीनियरिंग अनुसंधान विकास, मतलब ER&D। तो इतनी ये राष्ट्रीय घटनाएं थी जो वीकली करंट अफेयर घटना चक्र द्वारा बनाई जाती है। उस पर जो राष्ट्रीय घटनाएं थी उस पर चर्चा की है। कल बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।